हेलो स्टूडेंट, आप लोग फर्स्ट वीडियो देख चुके हैं और बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे ऐसा उम्मीद है। अब हम लोग चलते हैं BBMQ, है ना, धनबाद के सेमेस्टर 1 के लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो पेपर है, जो अभी पेपर होने वाला है 9 अप्रैल को, उसका हम लोग पूरा का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन का प्रॉमिस किए हुए हैं। तो फर्स्ट लेक्चर हम लोग दे दिए और मैं आपको बता रहा हूँ जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ सेलेक्ट करके क्वेश्चन दे रहा हूँ। जब आप एग्जाम ले देकर निकलिएगा तो आप खुद कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि आपका क्वेश्चन मैच किया कि नहीं किया। अगर आप 11-12 मेरे से पढ़े होंगे तो जरूर मैच किया होगा, तो यहाँ भी मैच करेगा, चिंता मत कीजिए। बस कंटिन्यूअस पढ़ते रहिए, कंटिन्यूअस अपनी पढ़ाई को मजबूत करते रहिए और जो बताया जा रहा है उसको पढ़ के जाइए, क्योंकि हम लोग जो जान ला रहे हैं ना, छांट के ला रहे हैं। देखिए सब PYQ वहीं का है। BBMQ धनबाद में प्रीवियस ईयर 2022 में क्वेश्चन पूछा गया। अब इसमें सारे क्वेश्चंस नहीं है आपके पास, उसमें से जो नहीं आने वाला उसको डिलीट कर दिए, जो आने वाला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक लग रहा है उसको हम लोग यहाँ पे उठा के ला रहे हैं और सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर आप न्यूमेरिकल बना पाते हैं तो न्यूमेरिकल टच कीजिए, कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स भी है, हम आपको ऐसा ऐसा न्यूमेरिकल्स बताएंगे। बहुत बच्चे 11th में पढ़े होंगे, डेप्रिसिएशन उसका न्यूमेरिकल बता देंगे। हायर परचेज का इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम का न्यूमेरिकल अगर आप नहीं पढ़े हैं तो डायरेक्ट आप नहीं बना सकते, इसलिए उसको हम यहाँ दे के भी आपको आपका टेंशन बढ़ाने का काम नहीं करेंगे। तो हम लोग, अगर आप मेरे यहाँ कोर्स खरीदे हुए हैं तो आपको पढ़ाया गया होगा, आपके पास वो कंटेंट होगा। नहीं खरीदे कोई बात नहीं, आप थ्योरी पढ़ के सेमेस्टर 1 को कंप्लीट कर लिए। सेम 2 का हम लोग बैच जो है वो 20 अप्रैल से लॉन्च कर रहे हैं। 20 अप्रैल, जिसका फ़ी है 2100, है ना। 2100 एक सेमेस्टर का फ़ी रहेगा, याद रखिएगा। एक सेमेस्टर का फ़ी है 2100, जिसमें आपको सारे पेपर पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। हिंदी इंग्लिश छोड़ के, हिंदी रहेगा तो पढ़ा दिया जाएगा, इंग्लिश रहेगा तो दिक्कत है। हिंदी और इंग्लिश जो है उसमें हिंदी पढ़ाया जाएगा, बाकी जितने पेपर होंगे सारे लोगों के पेपर पढ़ाए जाएंगे सेमेस्टर 2 के लिए, जो कि 20 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है। 20 अप्रैल से स्टार्ट होगा सेम 2 का, याद रखना, सेमेस्टर 2 आपके सिलेबस को पढ़ाया जाएगा। ये 2100 स्पेशल बैच आएगा बीकॉम सेमेस्टर 2 BBMQ धनबाद के लिए। तो चलिए अब हम लोग ज़्यादा परेशान ना होते हुए, अच्छा कहाँ से पढ़ेंगे, तो उसके लिए हमारा एप्लीकेशन है CWH ऑनलाइन एकेडमी। आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं प्ले स्टोर से। CWH ऑनलाइन एकेडमी के नाम से एप्लीकेशन है, जिसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, अगर उसका लिंक आप वहाँ से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी आपका एग्जाम है तो हम लोग ज़्यादा बकवास नहीं करें और आपके एग्जाम पे फोकस करें। देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, हालांकि आपको MCQ नहीं पूछेगा, वन लाइनर पूछेगा, वन लाइनर। लेकिन 2022 में पूछा था MCQ उस समय में, जबकि अभी वन लाइनर पूछेगा। मतलब वन लाइनर का मतलब ये पूछेगा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किसके लिए मैंडेटरी है, तो भैया कंपनी के लिए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंपनी के लिए, जितनी कंपनियां भारत में चल रही है वो सारी कंपनियों के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मैंडेटरी है। भारत में टोटल 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बने हैं, 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बने हैं बाबू लोग, जिसमें से अभी अप्लीकेबल है 29 अभी अप्लाई है। अभी पूछेगा कितने अप्लाई हैं, तो 29। तीन जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, 30 नंबर, 31 नंबर और 32 नंबर, ये डिलीट हो चुके हैं। 30, 31, 32 डिलीटेड है, याद रखिएगा। 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम लोगों के पास है। आगे लिखा है वेजेज ओइंग, अगर वेजेज बाकी है, वेजेज आउटस्टैंडिंग है, तो कौन सा खाता बनेगा, तो वेजेज अगर आउटस्टैंडिंग होगा तो ये बनेगा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ये बनेगा। अच्छा पर्सनल अकाउंट केवल दिया तो पर्सनल अकाउंट बनेगा, वैसे ये बनता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, याद रखिएगा कि अगर किसी भी नॉमिनल अकाउंट के पहले या बाद में कोई शब्द जुड़ जाता है तो वो बन जाता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ठीक है। चाहे सैलरी आउटस्टैंडिंग हो, चाहे वेजेज आउटस्टैंडिंग हो, चाहे प्रीपेड सैलरी हो, चाहे वेजेज प्रीपेड हो, सब का सब हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है। परचेज बुक इज यूज टू रिकॉर्ड, परचेज बुक में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, तो क्रेडिट परचेज को, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। परचेज बुक में हम रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, जो हम लोग माल उधार में खरीदते हैं ना, उसको रिकॉर्ड करते हैं परचेज बुक में। अगर नगद में माल खरीदते हैं तो कैश बुक में रिकॉर्ड होता है, नगद में माल खरीदेंगे तो कैश बुक में रिकॉर्ड होगा, और उधार माल खरीदेंगे तो परचेज बुक में रिकॉर्ड होगा। वेन ट्रायल बैलेंस इज नॉट मैच, जब ट्रायल बैलेंस नहीं मिलेगा तो कौन सा खाता खोला जाएगा, तो सस्पेंस अकाउंट खोला जाएगा। जब ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा तो कौन सा खाता खोला जाएगा, सस्पेंस अकाउंट खोला जाएगा, याद रखिएगा। जब भी आपका ट्रायल बैलेंस आपस में मैच नहीं होता है, वहाँ हम लोग एक खाता खोलते हैं जिसका नाम है सस्पेंस अकाउंट। आगे लिखा हायर परचेज एक्ट कब पास हुआ था, किराए क्रय अधिनियम कब पास हुआ था, तो याद रखिएगा 1972 में हायर परचेज एक्ट पास हुआ था। जो प्रीवियस वीडियोज में हम आपको बता चुके हैं कि हायर परचेज सिस्टम होता क्या है। एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे आप संपत्ति को खरीद लीजिए। मान लो हम ट्रक खरीदे तो ट्रक को खरीद लिए, कि कैसे खरीदेंगे, जिस समय आप खरीदे उसमें कुछ पैसा देना पड़ेगा, जिसको डाउन पेमेंट बोलते हैं। तो डाउन पेमेंट दे के ट्रक खरीद लिए, उस ट्रक को यूज कर रहे हैं, और उसका जो बाकी पैसा है वो धीरे धीरे करके किस्तों में हम चुकाते चले जा रहे हैं। ऐसे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं हायर परचेस सिस्टम।
आगे लिखा द कैपिटल अकाउंट्स आर क्लोज इन केस ऑफ फर्म ऑफ डिसोल्यूशन। ये आपको नहीं पूछेगा, ये पार्टनरशिप का है, पहले था पढ़ना, अभी डिलीट कर दिया, इसको छोड़ दीजिए, ये नहीं पढ़ेगा। अनरिकॉर्डेड शॉर्ट वर्किंग ट्रांसफर टू, ये पूछेगा कि अनरिकॉर्डेड जो शॉर्ट वर्किंग होगा, क्योंकि रॉयल्टी आपको पढ़ना है, तो अनरिकॉर्डेड शॉर्ट वर्किंग को कहाँ ट्रांसफर करते हैं, तो पीएल में ट्रांसफर करते हैं। याद रखिएगा, अनरिकॉर्डेड शॉर्ट वर्किंग को कहाँ ट्रांसफर करते हैं, पीएल में ट्रांसफर करते हैं। शॉर्ट वर्किंग भी पूछ सकता है, व्हाट इज शॉर्ट वर्किंग, तो याद रखना आपको शॉर्ट वर्किंग क्या होता है। शॉर्ट वर्किंग क्या होता है, इसको बोलते हैं लघु कार्य। तो रॉयल्टी एक चैप्टर है, हम लोग पिछले वाले वीडियो में बताए थे, एक अधिकार शुल्क एक चैप्टर है, जहाँ पे हम किसी का, जैसे मान लीजिए कि किसी का जमीन हम यूज कर रहे हैं ईंट का भट्ठा लगाने के लिए, उससे हमारा लीज हो गया, एग्रीमेंट हो गया कि हम मतलब साल में, ये बोला कि दो कंडीशन रखता है मालिक, यहाँ पे बोलता है कि आपका प्रोडक्शन हो ना हो, एक मिनिमम रेंट फिक्स कर देता है, मिनिमम रेंट कि कम से कम हम आपको 50,000 लेंगे, कम से कम सालाना 50,000 लेंगे, आप प्रोडक्शन करे ना करे। और अगर प्रोडक्शन 50,000 से ज़्यादा हुआ तो हम फिर रॉयल्टी लेंगे। रॉयल्टी भी बोलता है, मतलब दो कंडीशन रखता है, रॉयल्टी भी लेता है और मिनिमम रेंट भी लेता है। तो अगर मान लीजिए मिनिमम रेंट है 50,000, अब मेरा रॉयल्टी 40,000 बना, मेरा कमाई 40,000 बना, और मेरा मिनिमम रेंट कितना है, 50,000 है, यानी 50,000 हमको देना ही देना है, और हम जितना प्रोडक्शन किए उसके हिसाब से रॉयल्टी 40,000 बनाती है, यहाँ तो 10,000 लॉस हो रहा है हमको। इसी लॉस को बोलते हैं शॉर्ट वर्किंग। तो शॉर्ट वर्किंग कब होगा, जब मिनिमम रेंट ज़्यादा होगा और शॉर्ट वर्क सॉरी और रॉयल्टी कम होगा। मिनिमम रेंट ज़्यादा होगा, रॉयल्टी कम होगा, तो शॉर्ट वर्किंग होगा। यानी पूछेगा कि व्हाट इज शॉर्ट वर्किंग, इसको हिंदी में बोलते हैं लघु कार्य। क्या है, तो लघु कार्य जो है वो डिफरेंस है, लघु कार्य शॉर्ट वर्किंग डिफरेंस है किसका, मिनिमम रेंट। मिस्टर नहीं है, याद रखना, मिस्टर और मिसेज नहीं है बाबू, मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी। आप इसको, इसका परिभाषा भी याद कर सकते हैं, शॉर्ट वर्किंग इज द डिफरेंस बिटवीन मिनिमम रेंट एंड रॉयल्टी। मिनिमम रेंट और रॉयल्टी के बीच जो अंतर होगा वो इज नोन एज शॉर्ट वर्किंग, वो लघु कार्य कहलाएगा। तो शॉर्ट वर्किंग वही अमाउंट होगा जो मिनिमम रेंट और रॉयल्टी के बीच का गैप होगा। मिनिमम रेंट और रॉयल्टी के बीच के अंतर को शॉर्ट वर्किंग कहते हैं, याद रखिएगा, थ्योरी पूछता है बहुत बार। लीगल एक्सपेंसेस फॉर इशू ऑफ शेयर, अगर इशू ऑफ शेयर का लीगल एक्सपेंसेज है तो वो कौन सा खर्च होगा, तो लीगल एक्सपेंसेज को कौन सा खर्च मानेंगे, तो यहाँ लिखा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इशू ऑफ शेयर का जो लीगल एक्सपेंसेज होगा उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर मानेंगे, क्योंकि इसको लंबे समय तक हम लोग एडजस्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, एकदम 2022 का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन आपको मिलेगा। गिव द फॉर्मेट ऑफ जर्नल एंड डिस्कशन रूल ऑफ जर्नलाइजिंग। तो फॉर्मेट ऑफ जर्नल मालूम है कि 5 कॉलम होते हैं, डेट होता है, पार्टिकुलर होते हैं, एलएफ होता है, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। और जर्नलाइजिंग का नियम आपको पता है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट का नियम आपको लिखना है। पर्सनल का नियम क्या बोलता है, डेबिट क्रेडिट का, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। रियल का क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल का क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ये भी यहाँ पे लिखना है पूरा कि पर्सनल अकाउंट का, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट का रूल्स क्या है। अगला है व्हाट इज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट है जो बैंक के ग्राहक द्वारा बनाया जाता है, याद रखिएगा, इसको शॉर्ट में बीआरएस बोलते हैं। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट है जो बैंक के कस्टमर द्वारा बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है भाई मेरे, तो इसलिए बनाया जाता है कि अगर बैंक का पासबुक और कस्टमर का कैश बुक, अगर बैंक का पासबुक और कस्टमर का कैश बुक का बैलेंस आपस में मैच नहीं कर रहा है, तो गलती को ढूंढने और उसे ठीक करने के लिए जो स्टेटमेंट बैंक का कस्टमर बनाता है उसे को बोलते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, या हिंदी में बोलते हैं बैंक समाधान विवरण। बैंक समाधान विवरण एक ऐसा विवरण है जो बैंक का ग्राहक पासबुक और कैशबुक की गलती को ढूंढने और उसको ठीक करने के लिए बनाता है। पासबुक और कैशबुक की गलती को ढूंढने और उसको ठीक करने के लिए जो स्टेटमेंट बनाता है उस स्टेटमेंट को बोलते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। याद रहेगा, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट याद रखना है। तो बीआरएस, अच्छा बीआरएस बार बार नहीं बनेगा, ये नहीं कि हर साल बनने वाला खाता है। बहुत बार पूछा जाता है कि क्या बीआरएस बनाना कंपलसरी है, तो आंसर होना चाहिए नो। बीआरएस बनाना कंपलसरी थोड़ी है भाई, मेरा अगर मिसमैच नहीं करेगा तब बनाएंगे। हो सकता है कि 10 साल तक मेरे साथ ये प्रॉब्लम नहीं हुआ, 10 साल तक मेरा मिल जा रहा है, हर साल मेरा पासबुक कैशबुक मैच कर रहा है, तो हमको बीआरएस का जरूरत नहीं। तो बीआरएस तभी बनेगा जब ये दोनों मैच नहीं करेगा। अगर कभी कभी एक साल में 3 बार मैच नहीं करता तो 3 बार बनाना पड़ेगा। तो जब पासबुक और कैशबुक हर महीने मिलाता है बिजनेसमैन, कोई हर सप्ताह मिलाता है, कोई जाके 3 महीना मिलाता है, और किसी के यहाँ कम ट्रांजेक्शन होता है तो साल में मिला लेता है। लेकिन जिसके यहाँ ज़्यादा ट्रांजेक्शन होगा वो क्या करेगा, सप्ताह में जाकर मिला लेगा। तो हर सप्ताह में जब हम मिला रहे हैं, मैच नहीं करेगा,
तो फिर बीआरएस बनाना पड़ेगा, और मैच कर गया तो फिर टेंशन फ्री। तो याद रखना, हमको हर सप्ताह मतलब लेन देन के हिसाब से कैश बुक पासबुक को मिलाना पड़ेगा, और जहां मिल गया टेंशन फ्री हो गया, नहीं मिला तो फिर आपको दोनों की को मिला के गलती ढूंढना पड़ेगा, कहाँ गलती हुआ है, और उस गलती को ठीक करने के लिए एक स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा जिसका नाम है बैंक रिकॉन्सिलेशन। रिकॉन्साइल का मतलब होता है समाधान, समाधान। तो प्रॉब्लम होगा तब ना समाधान बनाएंगे, अगर प्रॉब्लम ही नहीं हो रहा है तो समाधान ब्यूरो नहीं बनेगा। तो इसलिए बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट तभी बनेगा जब पासबुक और कैश बुक आपस में मैच नहीं करेगा, पासबुक और कैश बुक आपस में मैच नहीं करेगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या डिफरेंस है, पूंजीगत व्यय और आयगत व्यय में क्या अंतर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या अंतर है। तो याद रखना है कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो पहला लिखा है कि इसका मीनिंग, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जब भी हम करते हैं तो लंबे समय के लिए करते हैं, तो बोलता है कि लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए करते हैं। जैसे हम बिल्डिंग खरीदते हैं, मशीन खरीदते हैं, फिक्स एसेट खरीदते हैं तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कंप्यूटर खरीदे, लैपटॉप खरीदे, मोबाइल खरीदे, टीवी खरीदे, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और लेकिन जो कम समय के लिए, जिसको हम लोग बोलते हैं करंट एसेट, करंट एसेट में जो हम पैसा लगाते हैं या खर्चे में जो पैसा लगाते हैं, उसको शॉर्ट टर्म बेनिफिट के लिए जो पैसा लगाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब शॉर्ट टर्म बेनिफिट के लिए, कम समय के लिए फायदा देगा, ये खर्च होगा, ये संपत्ति। अच्छा, ये नॉन रेकनिंग होता है। क्या संपत्ति हर दिन आपके यहाँ खरीदा जाता है? नहीं, ये कभी कभी होता है, लेकिन ये बार बार होता है। जैसे मन किया तो चलो समोसा खा लिए, चाय पी लिए, थोड़ा पेन खरीद लिए, ये सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रोज होने वाला खर्चा है, उसका कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन ये कभी कभी होता है। उद्देश्य, इसका उद्देश्य होता है फिक्स संपत्ति बढ़, फिक्स एसेट को बढ़ाना। इसका उद्देश्य है स्थायी संपत्ति को बढ़ाना। याद रखना, इससे हमारा क्या बढ़ेगा, फिक्स एसेट बढ़ेगा, इसमें हम लोग अस्थायी संपत्ति बढ़ाएंगे। और इसका कुछ नहीं, इसका है कि बिजनेस रोज चल रहा है, उसमें बहुत सारे खर्चे होते हैं, कभी डीजल लाना होगा, कभी भाड़ा घट गया, कभी कुछ लग गया, तो ये रोज का खर्चा, ये होगा ही होगा, ये कभी कभी होगा, ये बार रेगुलर होगा। ये जब खरीदा जाता है उसका इस्तेमाल 1 साल से ज़्यादा समय के लिए किया जाता है, नहीं लॉन्ग टर्म के लिए किया जाता है। मशीन खरीदेंगे तो बहुत सारे समय के लिए इस्तेमाल होता है, हो सकता है 10 साल चले, 7 साल चले, लेकिन इसका इस्तेमाल केवल 1 साल के लिए किया जाएगा। इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर को बैलेंस शीट में दिखाते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर को बैलेंस शीट में दिखाते हैं, जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को पीएल में दिखाते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को पीएल में दिखाएंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर को बैलेंस शीट में दिखाएंगे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को पीएल में दिखाएंगे और कैपिटल एक्सपेंडिचर को बैलेंस शीट में दिखाएंगे। इफेक्ट ऑन प्रॉफिट, ये कोई प्रॉफिट पर कोई इफेक्ट नहीं डालता, क्योंकि बैलेंस शीट में दिखने वाला आइटम पीएल पर क्यों असर डालेगा, और ये प्रॉफिट पर पूरा असर डालता है। एग्जाम्पल, तो इसमें हम मशीन खरीदना, बिल्डिंग खरीदना है ना, सोना खरीदना, जमीन खरीदना, कंप्यूटर्स खरीदना, इसमें आता है वेजेज, रेंट, रिपेयर, सैलरी, कमीशन, बैड डेब्ट्स, ये सब हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। तो ये डिफरेंस दिया था कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, दोनों में क्या अंतर है। अगला क्वेश्चन है, पास द रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग एरर्स। कुछ एरर है, इसका रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री आपको बनाना है। कुछ एरर है, इसका रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री हम लोगों को बनाना है। तो चलिए साइड में बना के दिखा देते हैं सारे का रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री। तो एक एक करके सबका बनाते हैं। सबसे पहले बोलता है कि महेश को 300 का माल बेचा गया, इसका लेखा क्रय बही में कर दिया। बताइए, महेश को हम बेचे हैं तो हमारा सही एंट्री होना चाहिए था महेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, और हम परचेज में लिख दिए। तो बताइए इसको कैसे सुधारेंगे। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, इसको ऐसा सुधारना है जो गलती हुआ वो खत्म भी हो जाए, और जो सही हुआ है सही वाला लिखना भी है। तो अब हम लोगों को इसको तो बाहर करके लिखना होगा, यहाँ तो जगह ही नहीं अपने पास। चलिए कोई बात नहीं, इसको हम लोग क्रॉप कर लेते हैं, क्रॉप करके थोड़ा सा क्वेश्चन करवा देते हैं। न्यूमेरिकल इस बार तय मानिएगा, हायर परचेज सिस्टम ये सब से रहेगा ही रहेगा, ठीक है। हायर परचेज सिस्टम से रहेगा ही रहेगा, कोई उपाय नहीं उसका। तो सब चैप्टर को अगर आप नहीं पढ़े हैं तो दिक्कत में है, अकाउंट्स को हल्के में नहीं लीजिए। चलिए पहला नंबर बता देते हैं। पहला में क्या बोल रहा है, पहला में बोल रहा है कि हम लोग क्या क्या हमने सेल किया। हम यहाँ पे लिख रहे हैं राइट रॉन्ग करके लिख रहे हैं, यहाँ पे रॉन्ग वाला एंट्री लिख रहे हैं, रॉन्ग एंट्री, गलत वाला क्या होगा, ठीक है। तो बताइए, हम बेचे थे महेश को और हम परचेज बुक में लिख दिए, तो हम लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू महेश, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं परचेज अकाउंट डेबिट टू महेश, जबकि हमको ये नहीं लिखना, ये गलत लिखे हम। यहाँ लिखेंगे राइट एंट्री, सही एंट्री क्या होना चाहिए। तो बताइए, सेल्स करते तो क्या लिखता है, सेल्स करते लिखते हैं महेश टू सेल्स, महेश टू सेल्स। अब बताइए क्या करें, राइट रॉन्ग हो गया, यहाँ लिखते हैं रेक्टिफाइंग एंट्री। सुधारेंगे कैसे, रेक्टिफाइंग एंट्री, ये रेक्टिफाइंग है, ठीक है। सुधारेंगे कैसे, इसको सुधारेंगे कैसे, यही हम लोग को बनाना है। आप लोग को ऐसे नहीं बनाना है, याद रखना, हम समझाने के लिए बना रहे हैं आपको। रेक्टिफाइंग डायरेक्ट ये वाला बनाना है, रेक्टिफाइंग एंट्री, ठीक है। साइड में इसको लिख के आप समझिएगा।
तो बताइए हमको लिखना चाहिए था ये वाला महेश टू सेल्स, हम लिख दिए परचेज टू महेश। अब क्या करना होगा, तो ध्यान रखना जो गलत लिखे उसको उल्टा कर दीजिए और सही लिखे उसको सीधा कर दीजिए। तो सीधा होना चाहिए महेश अकाउंट डेबिट, सही था ना। तो महेश को डेबिट करेंगे। अब ध्यान रखिए महेश यहाँ क्रेडिट है, इसको भी डेबिट करेंगे, तो 2 बार महेश डेबिट नहीं करके छोड़ देते हैं। सेल्स क्रेडिट में जाता है, सेल्स क्रेडिट में लिखिए। परचेज डेबिट में गया, इसको कैंसिल करने के लिए क्रेडिट, तो क्रेडिट में परचेज हो जाएगा। तो एंट्री बनेगा महेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू परचेज, दोनों में अमाउंट जाएगा इसमें। इसमें जाएगा 300, इसमें जाएगा 300 और यहाँ जाएगा 600। इस तरह से आपको बनाना है। सिर्फ आपको एग्जाम में ये बनाना, इस तरह मत डिजाइन दिखा दीजिएगा, ये बनाना हम आपको समझाने के लिए बता दिए। अब हम डायरेक्ट वो वाला बना देंगे, ठीक है। सेकंड बोलता है कि दिन 350 रुपये दिनेश से मिले और इन्हें रमेश के खाते में लिख दिया। मिला दिनेश से और लिख दिया रमेश के खाते में। बताइए दिनेश से मिलेगा तो एंट्री क्या बनेगा, दूसरा, ये वाला हटा दे रहे, ये हम लिख रहे हैं, ठीक है। पहला नंबर हो गया, तो आपको पैसा मिला ना, तो कैश अकाउंट डेबिट आपको लिखना था। कैश टू किससे मिला है, महेश सॉरी दिनेश से मिला है, तो कैश टू दिनेश करना था और आप दूसरा कुछ कर दिए। कैश टू दिनेश करने की जगह पर दूसरा कुछ कर दिए, ठीक है। चलिए अब तो बोला कि 350 रुपये दिनेश से मिले, इन्हें रमेश के खाते में क्रेडिट किया गया, ठीक है। तो दिनेश से जब पैसा मिलेगा तो क्या एंट्री बनेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू दिनेश, लेकिन रमेश के खाते में क्रेडिट किया गया, तो रमेश को भी ना डेबिट कर देंगे। इसको ऐसे राइट रॉन्ग करके समझिए, नहीं तो आप हर बार फंसीगा। हमको मिला किससे, तो लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू दिनेश और कैश अकाउंट डेबिट टू दिनेश हम लोगों को लिखना चाहिए। हम रमेश के खाते में क्रेडिट कर दिए, इसका मतलब है कि उसके लेजर में गलती की है। दिनेश से मिला तो दिनेश में तो हमको डेबिट करना चाहिए था, हम रमेश के खाते में डेबिट कर दिए, तो यहाँ पे कैश सही है, ध्यान रखिएगा। हम लिखे, ध्यान फिर से देखिए इधर, कैश टू दिनेश लिखना था हमको और हम लिखे कैश टू रमेश, कैश टू रमेश। तो बताइए कै ये गलती हुआ, ये गलत है, रॉन्ग एंट्री है, ठीक है, और ये राइट एंट्री है। तो बताइए कैश तो डेबिट में है ना, गलती से भी लिखे तो डेबिट में है। अब गलती क्या हुआ है कि रमेश को क्रेडिट कर दिए, जबकि इसको हम डेबिट करेंगे ठीक करने के लिए इसको, तो यहाँ सही एंट्री होगा रमेश अकाउंट डेबिट, रमेश कैंसिल हो जाएगा और उसके जगह पे हो जाएगा टू दिनेश, रमेश अकाउंट डेबिट टू दिनेश। ये एंट्री हम लोग करेंगे सेकेंड का। थर्ड बोलता है कि 250 रुपये का माल एक ग्राहक के यहाँ से वापस आया और इसके लिए कोई एंट्री नहीं किया गया, और स्टॉक में मतलब सामान को रख लिया स्टॉक में, एंट्री नहीं किया, तो कस्टमर वापस करता है तो क्या एंट्री बनाते हैं, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, जो भी कस्टमर है। इसका सही एंट्री नहीं एंट्री किया गया तो कोई गलती नहीं हुआ है, बस इसको सुधार देना है। सेल्स अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। आगे लिखा है 324 रुपये का माल मोहन से खरीदा गया पर विक्रय पुस्तक में लिख दिया। बताइए मोहन से खरीदे लिखे विक्रय पुस्तक में, फिर वही चीज़ है, मोहन से खरीदे तो एंट्री होना चाहिए परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन, लेकिन सेल्स में लिख दिए तो इसका सही एंट्री होगा परचेज अकाउंट डेबिट। सेल्स में गलती से लिख दिए तो सेल्स को भी डेबिट कर दीजिए और टू मोहन, टू मोहन। अमाउंट कितना आएगा, इसका तो अमाउंट समझ गए थे, इसका अमाउंट था कितना, इसका था 350, इसका था 250 और परचेज वाला मोहन से कितना का है 170 नहीं 324, तो 324 इसमें 324 इसमें 648। उसके नीचे लिखा है टोटल ऑफ सेल्स बुक वाज ओवर कास्ट बाई 170। ध्यान रखिएगा ओवर कास्ट, सेल्स बुक 170 से ज़्यादा हो गया, तो यहाँ लेन देन नहीं हो रहा है, तो इसका एंट्री करेंगे तो सस्पेंस यूज करेंगे। तो सेल्स हमारा क्या होता है, ज़्यादा हो गया तो सेल्स को डेबिट कर दीजिए, सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। 170 रुपये से ज़्यादा हो गया, सस्पेंस के साथ लिख दीजिए। अच्छा परचेज बुक कम हो गया, कम हो गया तो परचेज को डेबिट कर दीजिए, कम हो गया तो और डेबिट करना होगा ठीक करने के लिए। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। परचेज याद रखना कम होगा तो सेम काम करेंगे और ज़्यादा होगा तो उल्टा काम करेंगे। कम हो रहा है तो परचेज डेबिट होता है तो डेबिट कर दिए, और ज़्यादा होगा तो उल्टा काम करेंगे। 230 रुपया। उसके बाद कौन सा है लास्ट बचा, अच्छा विक्रय पुस्तक का योग 10 रुपये से कम हो गया। बता सेल्स बुक कम हो गया, अभी यहाँ ज़्यादा हो गया था तो उल्टा लिखे, कम हो गया था तो सेल्स क्रेडिट ना होता है, तो यहाँ लिखेंगे सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स 10 रुपये। और नीचे है
क्रय पुस्तक का योग 200 से ज्यादा हो गया, अब ज्यादा हो गया तो परचेज डेबिट होता है, ज्यादा हो गया तो उसको क्रेडिट करेंगे तो लिखेंगे सस्पेंस टू परचेज, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज। इस तरह से हम लोग इसका जनरल बनाएंगे बाबू लोग। और सब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये आप ही के यूनिवर्सिटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है जो बीबीएम के धनबाद में पूछा हुआ है। इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछेगा, छोटे छोटे क्वेश्चन जहाँ पे आपको अपना कमांड दिखाना पड़ेगा कि आप क्या पढ़ें। और ये सब 11th का टॉपिक है, अगर आप इसको फोकस करेंगे तो ये सारे टॉपिक 11th के हैं, सारे टॉपिक 11th के हैं। तो आज हम लोग यहीं तक रखेंगे, इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आप जरूर देखिए और मजा आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर कुछ ना कुछ अपना राय लिखिए, ताकि हम लोगों को भी एप्रिसिएशन, नहीं बोलते गुरु दक्षिणा के बिना कुछ नहीं होता है, तो गुरु दक्षिणा कमेंट है आपका, कमेंट कीजिए, लोगों को भेजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा जुड़े। हम लोग यही प्रयास करते हैं, जितना ज़्यादा हम लोगों के पास बच्चा जुड़ेगा, चाहे सब्सक्राइब करे शेयर करे जैसे भी जुड़ेगा, हम लोगों का मोटिवेशन लेवल बढ़ेगा और कंटिन्यूअस आपको हम एग्जाम के समय मदद करने वाले हैं, आपके यूनिवर्सिटी के एग्जाम के समय। और आपके यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होगा इस चैनल पर कॉन्क्रीट कंप्लीट बेहतर तरीके से आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है। तो जुड़े रहिए और अपने दोस्तों को भी भेजिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनका मेजर पेपर आर्ट्स है, मेजर पेपर साइंस है, भाई उनका एसईसी पेपर तो डिजिटल एजुकेशन है ना, वो हम पढ़ाने वाले हैं। उनका बीएससी पेपर हम पढ़ाने वाले हैं, उनका आईकेएस पेपर हम पढ़ाने वाले हैं, उनका हिंदी इंग्लिश जो बाकी जो पेपर है वो पढ़ाने वाले हैं। तो इस चैनल पर तो उनको ज़रूरत है, तो उनको भी भेजिए कि भाई इस चैनल पे सारे जो है क्लासेस होंगे। अभी आपको हम डिजिटल एजुकेशन का एक वीडियो देंगे, बहुत अच्छा वीडियो रहेगा। पहले आप मेजर पेपर देख लें, उसके बाद हम लोग डिजिटल एजुकेशन का भी आपको क्लास देंगे। थैंक यू।